हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछली क्लास के अंदर हमने पोटेंशियल से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों के बारे में जाना। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। बच्चों, मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ, पोटेंशियल वाला सेक्शन हमारा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह की चीज़ों को हमें अच्छे से कमांड करना है, सीखते चलना है। जो भी यहाँ डिफ़िकल्टीज आ रही है उनको आप ज़रूर से क्लियर करते चले एंड क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करते चले। बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन हम कर चुके थे। पोटेंशियल क्या है इसके बारे में भी हम जान चुके थे। अब उसी पोटेंशियल से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है अभी पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बारे में हम बात करेंगे और फिर आगे के फील्ड ग्रेडियंट्स के रिलेशन क्या होते हैं उनके बारे में आज की क्लास में आपको बताएंगे। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर की। सबसे पहला हेडिंग है आज हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे। बच्चों, पहली बात तो ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस एक अलग चीज होती है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? दो पॉइंट्स के पोटेंशियल का अंतर अलग चीज होती है। अगर मैं आपसे 5 और 3 का अंतर पूछता हूं तो 2 है, 3 और 5 का अंतर पूछता हूं तो वो अंतर भी 2 ही कहा जाएगा। पर अगर मैं आपसे 5 - 3 पूछ रहा हूं तो आप आंसर +2 देंगे, और अगर मैं आपसे 3 - 5 पूछता हूं तो आप आंसर -2 देंगे। कहने का मतलब ये है, कुछ क्वेश्चंस में आपसे केवल पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा और कुछ क्वेश्चन में लिख कर देगा VA - VB की वैल्यू बताइए। तो जब VA - VB लिख कर देगा तो हम साइंस को कंसीडर करेंगे, और जब केवल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बताना है तो हाई पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल माइनस करके दोनों का डिफरेंस बताएंगे। अच्छा बच्चों, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। आज की क्लास में आपको ये बता देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है -dV/dr। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ये आगे फॉर्मूला आएगा अभी थोड़ी देर में। तो बच्चों यहां से अगर मैं dV लिखूं तो dV कैन बी रिटर्न एज -EdR, और फिर अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो दोनों तरफ बच्चों इंटीग्रेट करेंगे तो इधर EdR को E.dr लिख दिया है बच्चों, क्योंकि dr डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है। वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तभी तो आपको स्केलर टर्म मिलेगा, और LHS में आपका पोटेंशियल क्या होता है? स्केलर। तो एक फॉर्मूला है जिसका हमें बस थोड़ा सा इस्तेमाल करना है बच्चों, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन dV बराबर -इंटीग्रेशन E.dr। इसकी मदद से पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं जरा इधर देखिएगा बच्चों। पहला केस हम यहाँ बना रहे हैं। केस फर्स्ट क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपको दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, इधर सुनिएगा। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ दिख रहा होगा, दो पॉइंट्स है बच्चों, यहाँ एक तो A है और एक पॉइंट यहाँ B है। ये ओरिजिन मैंने दिखा रखा है बच्चों। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में A का पोजीशन वेक्टर या डिस्टेंस हमने RA से दिखा रखा है। ऐसे ओरिजिन के रेस्पेक्ट में B का पोजीशन वेक्टर या डिस्टेंस आपने RB से दिखा रखा है। आप चाहें तो X से XB भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैंने डिस्टेंस को RA RB दिखा दिया, आप देख पा रहे होंगे अलॉन्ग द X एक्सिस ये डिस्टेंस मैंने दिखा रखे हैं। अब ये फॉर्मूला लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इंटीग्रेशन dV बराबर क्या लिखेंगे? -इंटीग्रेशन EdR cos 0। बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, ये जो dr वेक्टर हम लेते हैं, ये dr वेक्टर आपको हमेशा किधर लेना है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड ऑब्वियस ही बात है, अगर आप dr हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो ऐसे में आपका EdR cos 0 ही बनेगा। 90 बनने के चांसेस नहीं है। ओवरऑल बात मैं आपको ये समझा रहा हूँ, जब हम इस तरह के इंटीग्रेशन यहाँ पर कर रहे हैं 180 भी बन जाए तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, माइनस के साइन का कोई फर्क नहीं है। मगर ये सब बातें 180 90 वाली तब होती है जब क्वेश्चन कुछ स्पेसिफिकली हमें कंडीशन दे। बाय डिफॉल्ट हम dr वेक्टर की डायरेक्शन क्या मानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो EdR cos 0 बन गया। अब बच्चों इधर सुनिएगा, सबसे पहली बात, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है यानी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन कॉन्स्टेंट है, तो E एज अ कॉन्स्टेंट यहां से बाहर आ जाएगा। और एक बार इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होंगी जरा इधर देख लेते हैं बच्चों। तो अगर हम यहाँ इंटीग्रेशन dV को सॉल्व कर रहे हैं, मैं इस तरह इसको लिख देता हूँ, तो लिमिट्स क्या होंगी? R बराबर जब RA है तो इधर पोटेंशियल क्या होगा? VA, और ऐसे जब R बराबर RB है तो इधर पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? VB। अब इंटीग्रेशन dV को आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों LHS में तो क्या बन रहा है? VB - VA। मगर क्या करेंगे, इस माइनस को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है। माइनस को आपने इधर शिफ्ट किया तो VB - VA की जगह क्या बन गया? VA - VB। ध्यान दीजिएगा बच्चों, माइनस इधर आके कंपनसेट हो चुका है, VA - VB बना है। मैंने VA - VB क्यों बनाया उसका कारण भी बता देता हूं। मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है, तो 100% A वाला जो है वो एक हाई पोटेंशियल पॉइंट होगा,
और बी वाला जो है वो एक लो पोटेंशियल का पॉइंट होगा। तो हमने VA माइनस VB किया है ताकि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव यहाँ पे दिखाया जा सके। वही बात वैसे भी डिफरेंस बताना है बच्चों, माइनस के साइन का कोई लॉजिक नहीं है, मगर मैं तो VA माइनस VB निकाल के यहाँ बता देता हूँ। अच्छा बच्चों, E तो बाहर आ गया, अब आप यहाँ लिमिट्स रखिए। तो लिमिट्स जब आप रखेंगे तो इंटीग्रेशन dr बनेगा, लिमिट रखेंगे तो RB माइनस RA बनेगा। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB कितना निकल के आ गया बच्चों, ERB माइनस RA। और अगर आप इसको थोड़ा सा वेक्टर की तरीके से यहाँ पे दिखाना चाहते हैं तो VA माइनस VB को अपन और क्या लिख सकते हैं, E वेक्टर डॉट RB माइनस RA। RB माइनस RA करेंगे तो उससे भी वही चीज आ जाएगी। ये काम आता है फॉर्मूला कभी कभी आपको जब वेक्टर्स दे रखे होते हैं, पोजीशन वेक्टर्स दिखा रखे होते हैं A और B के, तो आप इस तरह से माइनस करके डॉट प्रोडक्ट करके पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं। पर बच्चों यहाँ से मेन फॉर्मूला क्या आ रहा है वो जरा इधर देखिए। मेन फॉर्मूला यहाँ से मैंने ये सीखा है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इस VA माइनस VB को तो मैं क्या कह रहा हूँ, डेल्टा V। अच्छा बच्चों, ये जो RB माइनस RA है तो ये देखना, RB ये डिस्टेंस है, RA ये डिस्टेंस है, RB माइनस RA कितना बचेगा, D। तो यहां से मैं पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V बराबर क्या लिख सकता हूं, ED। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहां से मान के चलिए पूरे मॉड्यूल 4 में, यानी पूरा आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद करंट और कैपेसिटर जहां तक पढ़ेंगे वहां तक आपका ये फॉर्मूला काम आएगा। आगे के चैप्टर्स में आप ये जानेंगे कि वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस को V से दिखाया जाएगा। तो आपको हो सकता है कहीं जगह ये फॉर्मूला डायरेक्टली इस तरह से यूज होता हुआ नजर आए। V बराबर ED इसको लिखा जाता है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटेंस में आगे जाके हम पोटेंशियल डिफरेंस को V कहते हैं, पर अभी के लिए मैंने इसको क्या बोला है, डेल्टा V। यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तो पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय उन दोनों पॉइंट्स के बीच में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाली डिस्टेंस। आप देख पा रहे होंगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल वाली डिस्टेंस कितनी है, D के बराबर। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस सीधे सीधे क्या लिख देंगे, डेल्टा V बराबर ED। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, डेल्टा V VA माइनस VB को ही लिख रहा हूं मैं क्योंकि हायर में से लोअर पोटेंशियल माइनस करके मैंने समझाया है। तो ये जो फॉर्मूला आपने यहाँ लिखा है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में होता है E इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय उन दोनों पॉइंट्स के बीच में फील्ड के अलोंग वाली डिस्टेंस। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, अलोंग द फील्ड वाली डिस्टेंस आपको यहां पर लेकर चलना है। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बताता हूं, अलोंग द फील्ड वाली बात क्यों आ रही है जरा देखिएगा। दो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में A और B, इनके बीच का डिस्टेंस R है। ये R इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। अब आपसे पूछा है VA माइनस VB कितना होगा। तो बच्चों VA माइनस VB निकालने के लिए सबसे पहली बात इधर ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको पिछले टर्न पे इक्विपोटेंशियल सरफेस बताया था, वहां हमने ये बात करी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में EPS होता है। तो जैसे यहां पर अगर मैं इस जगह पर ऐसे दिखाऊं, ये पूरी की पूरी लाइन जो आपको दिख रही है ये एक EPS है और ये जो पूरी की पूरी लाइन दिख रही है ये एक EPS है। जितना पोटेंशियल A पॉइंट का यहाँ है वही पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा और वही पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा। बच्चों ये पूरी EPS है, स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के, मैंने इसको इधर दिखा दिया है। ऐसे यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो जितना पोटेंशियल यहाँ पर VB है बच्चों उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर भी VB होगा और उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर भी VB होगा। ये भी 90 डिग्री एंगल पर हमने दिखा दी है। ये भी एक इक्विपोटेंशियल लाइन बोल दीजिए या इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने दिखा दिया है। अब बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, A से B के बीच में इफेक्टिवली मैं इसी को पॉइंट B मानूं ना, मुझे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। A से B के बीच में जो डिस्टेंस है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर ये डिस्टेंस R है और ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा, तो बच्चों यहाँ आपका ये डिस्टेंस R D बराबर क्या हो जाएगा, R cos थीटा। मैंने इस तरह से दिखा दिया है। यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस है D, ये D बराबर क्या हो जाएगा, R cos थीटा। तो बच्चों अब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बताएं VA माइनस VB, तो ये सिंपली क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, आप भले यहाँ से यहाँ की भी बात कर लीजिए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग वाला डिस्टेंस। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग वाला डिस्टेंस कितना होगा, R cos थीटा। इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकल के आ गया है, E इंटू R cos थीटा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, समझना था। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो उन दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपको PD निकालना है तो आपको बस दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस निकालना है।
अलोंग द फील्ड डायरेक्शन। इससे आपका कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है VA माइनस VB बराबर E इंटू आर कॉस थीटा। बेसिक क्वेश्चन था बच्चों, ध्यान रखना इस तरह से। अब आगे की बात, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिखा रखा है बच्चों ये ई वेक्टर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमें बताना है वर्क डन बाय द फील्ड। बच्चों पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, जिसमें अब हमसे सीधे सीधे पूछा है वर्क डन बाय द फील्ड बताइए इन मूविंग चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने का वर्क डन, देन बी टू सी एंड देन ए टू डी। अब बच्चों इसका वर्क डन कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, इधर सुनिएगा पहले आप। अगर मैं किसी चार्ज को ए से बी तक लेकर जा रहा हूं तो वर्क डन क्या होगा, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। ए से बी में फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा VB, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा VA। तो मैं पहले आपको इक्वेशन यहाँ लिख के बता देता हूं, W A से B बराबर क्या होगा प्लस क्यू VB माइनस VA। अब बच्चों VB माइनस VA का मतलब क्या है, B और A के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इधर सुनिएगा बच्चों, अभी जो आर कॉस थीटा वाला आपने कॉन्सेप्ट लगाया, अगर ये पॉइंट B है तो ये पॉइंट का पोटेंशियल भी B के बराबर होगा। आप तो यूं मान लीजिए ये भी तो B का पोटेंशियल होगा, ये पूरी एक इक्वी पोटेंशियल लाइन है, अभी अभी हमने बात करी थी। अब बच्चों मुझे बताओ इस A और B या इस A और B के बीच में अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड वाला डिस्टेंस कितना होगा। तो आप अगर समझ पा रहे हो, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, इसके A, है, इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट भी A है, y कोऑर्डिनेट भी A है। ये मैंने आपको सिंप्लिसिटी के लिए पहले दिखा दिया कि यानी ये डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों A के बराबर। तो मुझे बताओ VB माइनस VA अगर हम लिखें, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, A विल बी द हायर पोटेंशियल एंड B विल बी द लोअर पोटेंशियल। अगर मुझसे VA माइनस VB पूछा जाता तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखता, E इंटू A के बराबर। पर अब मुझे वहां सब्सटीट्यूट क्या करनी है, वैल्यू VB माइनस VA। बच्चों ये देखो VB माइनस VA, तो VB माइनस VA कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, माइनस EA के बराबर। बच्चों देखो मैग्नीट्यूड तो आपने खुद नहीं निकाल लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू फील्ड के अलोंग वाली डिस्टेंस से, तो वो तो E इंटू A आ गया। और माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि VB माइनस VA विल बी अ नेगेटिव टर्म, क्योंकि B का पोटेंशियल A के कंपैरिजन में कम है। तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया और माइनस EA का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अच्छा बच्चों आपको पता है ये जो फॉर्मूला हम लिखते हैं, दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क आपसे पूछता है A से B के लिए, तो आपका जवाब होता माइनस QE। मगर क्वेश्चन में आपसे किसका वर्क पूछा था, फील्ड का। हमने बहुत पहले डिस्कशन कर लिया है, फील्ड का वर्क बराबर होता है माइनस ऑफ W एक्सटर्नल। तो इसके आगे एक माइनस और लगाएंगे तो A से B के लिए फील्ड का वर्क कितना आ जाएगा बच्चों, QEA के बराबर। A पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, वर्क डन बाय फील्ड इन ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम A टू B दैट इज इक्वल टू QEA। अच्छा बच्चों अब फिर से देखना, सेकेंड पार्ट में कहां से कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, B टू C। फिर मौका है आपके पास समझने का। अब आप चार्ज को B से C तक ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल पॉइंट B है, फाइनल पॉइंट बच्चों यहां पर C है। अगर आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो ये लिखेंगे WB से C बराबर प्लस क्यू VC माइनस VB। फिर से आपको C और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, C का पोटेंशियल B से कम होगा, यानी अगेन VC माइनस VB विल बी अ नेगेटिव टर्म। तो VC माइनस VB में एक माइनस तो आएगा। अब आप मुझे बताओ इस B पॉइंट से इस C पॉइंट की डिस्टेंस अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो अगर ये A है और ये 3A है तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, 2A के बराबर। तो ये देखें आप VC माइनस VB क्यों माइनस लगाया है, क्योंकि VC माइनस VB विल बी अ नेगेटिव टर्म एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, E इंटू 2A के बराबर। बच्चों यहां से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फॉर B टू C टर्न्स आउट टू बी माइनस QE, या आप जैसे माइनस 2QE इसको कह सकते हैं। पर आपसे क्या पूछा है, फील्ड का वर्क। फील्ड का वर्क क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो आपका वर्क डन क्या निकल के आ गया यहाँ, 2QEA के बराबर। माइनस चला जाएगा क्योंकि हम फील्ड का वर्क यहाँ पर बता रहे हैं। बच्चों ये हमारा B पार्ट हो गया। अब C पार्ट इधर फिर से देख लीजिए, WA से D, पहले यही दिखा देता हूँ। WA से D अगर आप निकालेंगे तो प्लस क्यू VD माइनस VA, फाइनल पॉइंट विल बी D एंड इनिशियल पॉइंट विल बी A। बच्चों फिर से देखना, अगर फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है तो A हाईएस्ट पोटेंशियल पर है और D का पोटेंशियल इससे कम ही होगा। फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाती है। आज की क्लास में आप ये भी जान जाएंगे A सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, फिर B का पोटेंशियल आएगा, फिर D का पोटेंशियल आएगा और सबसे कम पोटेंशियल क्या होगा, C का। D का पोटेंशियल B से कम आएगा।
चलो अभी मैंने आपको बता दिया ए विल बी अ हायर पोटेंशियल, डी विल बी अ लोअर पोटेंशियल, तो वी डी माइनस वी ए विल बी नेगेटिव, माइनस का साइन आ जाएगा, ई की जगह ई आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपको डिस्टेंस निकालना इन दो पॉइंट्स के बीच में अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों बताओ, ये अगर डी पॉइंट है यहाँ पर, ये डी पॉइंट, तो डी और ए के बीच में डिस्टेंस अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 2a के बराबर। कोऑर्डिनेट दे रखे ना आपको इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 2a कॉमा माइनस है, तो यानी ये डिस्टेंस क्या हो गया, 2 है। तो बच्चों ये वैल्यू रख देंगे माइनस ई इंटू 2a, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट A2 डी के लिए आपका निकल के आ जाएगा माइनस 2QEA, एंड वर्क डन बाय फील्ड अगर आप निकालेंगे इसी प्रोसेस के लिए तो दैट विल बी इक्वल टू 2QEA। तो बहुत सिंपल अप्रोच का इस्तेमाल करना है बच्चों। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय उन दोनों पॉइंट्स के बीच में फील्ड के अलोंग वाली डिस्टेंस। और माइनस का आपको ध्यान रखना है खुद से इंस्पेक्शन से, अगर आप हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, पर अगर आप लोअर पोटेंशियल माइनस हायर पोटेंशियल कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका नेगेटिव आएगा। इन जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस में साइन का ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि आप VB माइनस VA लिख रहे हैं, यानी आपको पर्टिकुलर दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल का सब्ट्रैक्शन करना है। आगे की बात, सेकेंड केस बच्चों, ये जो फॉर्मूला लिखा था अपन ने E इंटू डिस्टेंस वाला, दिस वाज फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पर अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यहाँ आपको इंटीग्रेशन करना ही करना पड़ेगा, माइनस ई डॉट डी आर इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे और उसी से पोटेंशियल डिफरेंस को बता पाएंगे। तो कैसे करेंगे जरा इधर देखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है 40/x² न्यूटन पर मीटर आई कैप। यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन इसकी क्या है बच्चों, आई कैप, ये इस तरह से इसको मान लेते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है 40/x² के बराबर। आपसे पूछ रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स x इक्वल टू 2 मीटर एंड x इक्वल टू 4 मीटर। बच्चों पहली बात समझिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस x के साथ वेरी करेगा, मगर इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है। इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट क्या दी हुई है, आई कैप। तो ये मैंने दिखा दिया बच्चों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म, आई कैप डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, मैग्नीट्यूड इसका वेरिएबल है। आपको दो पॉइंट्स के बीच का पीडी निकालना है, x इक्वल टू 2 मीटर एंड x इक्वल टू 4 मीटर। बच्चों एक बात ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, ये सब पे लागू होती है बात, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों पर। तो इसका मतलब मुझे पहले समझ में आ गया कि A विल बी अ हायर पोटेंशियल पॉइंट एंड B विल बी अ लोअर पोटेंशियल पॉइंट। अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता बच्चों तो मेरे लिए कितना आसान काम होता, मैं इनके बीच के डिस्टेंस 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देता और पोटेंशियल डिफरेंस बता देता। पर अब आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कैसे करेंगे जरा इधर देखिए, इंटीग्रेशन dv इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी आर। बच्चों E डॉट डी आर की जगह मैंने EDX लिख दिया है। EDX में dx क्या है, एक छोटा सा एलिमेंट लेकर चल रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, dx वेक्टर बोल देते हैं इस बार, x की टर्म में सारा टर्म हमें लेकर आना है। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वेक्टर को मैंने dx वेक्टर बोल दिया, dr बोलते तो उसको dx बोल दिया, आप चाहो तो r भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों वही बात, EDX cos 0, लिमिट्स इधर देखिए, x बराबर 2 पर पोटेंशियल VA है, x बराबर 4 पर पोटेंशियल VB है। बच्चों LHS जब आप सॉल्व करते हैं तो इधर से क्या बनता है, VB माइनस VA, आप इसका माइनस पहले इधर ले आओ, तो VB माइनस VA की जगह इधर क्या बनेगा, VA माइनस VB। मैंने पहले VA माइनस VB बना दिया है ताकि आपको क्लियर है। वैसे हालांकि मुझसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, माइनस के साइन का कोई मुझे दिक्कत भी नहीं है, पर अपन तरीके से करते हैं, हम समझ पा रहे हैं A विल बी अ हायर पोटेंशियल एंड B विल बी अ लोअर पोटेंशियल पॉइंट। तो हमने VA माइनस VB कर दिया, माइनस इधर आके कंपनसेट हो गया है। अब बचाइए EDX cos 0 डिग्री। बच्चों अगर E कांस्टेंट होता तो बाहर चला जाता, पर E इस बार वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन में पार्ट लेगा ये। E की वैल्यू रख देते हैं 40/x² dx और लिमिट वही 2 से लेकर 4 तक के लिए। बच्चों 40 एज अ कांस्टेंट बाहर, 1/x² dx का इंटीग्रेशन होगा -1/x, लिमिट्स हो जाएंगी 2 से 4, लिमिट पुट कर दीजिए, 40 बाहर है, 1/2 माइनस 1/4 बचेगा 1/4, 4 से 40 कैंसिल हो जाएगा एंड पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ जाएगा 10 वोल्ट के बराबर। तो बच्चों देखा आपने, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डेल्टा V बराबर ED का इस्तेमाल करना है, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इंटीग्रेशन dV इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी आर करके आप पोटेंशियल डिफरेंस का कैलकुलेशन करेंगे। तो ये दो क्वेश्चन हमने इस पर बेस डिस्कस कर लिए बच्चों अभी तक। अब आते हैं सबसे मेन हेडिंग पर, बहुत जबरदस्त हेडिंग है बच्चों, इसको ध्यान से सुनिएगा। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच का रिलेशन क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे बच्चों। पहले आपको कुछ 11th की बेसिक्स यहाँ पर फिर से याद दिलाता हूँ
किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड के लिए आप फोर्स बराबर क्या लिखते हैं, माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यू। दरअसल होता ये है फॉर्मूला, मगर आप इसको सरल फॉर्म में या आपने सिंपल फॉर्म में F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर पढ़ा होगा। बच्चों ये F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर जो आप लिखते हैं, ये भी वही बात इंडिकेट कर रहा होता है जो ऊपर वाला टर्म कर रहा है। ये टेक्निकली ज़्यादा सही है, बाकी काम चलाओ ये भी है। इसका मीनिंग क्या इंटरप्रेट किया था आपने? इसका मीनिंग ये इंटरप्रेट किया जाता है कि कंजर्वेटिव फोर्स या फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कम होती है। ये कंजर्वेटिव फील्ड की प्रॉपर्टी है। आपने देखा अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड का एग्जांपल ले लो। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड किधर होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो आप वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी अर्थ के फील्ड की डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, और अर्थ के फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में जब आप जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। हाल फिलहाल अभी हम अपने फॉर्मूले को यहाँ डिराइव कर लेते हैं बच्चों। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टर्म्स में अगर बात करूं तो F को QE लिख सकते हैं और पोटेंशियल एनर्जी U को QV लिख सकते हैं। UP बराबर QVP जो हमने पढ़ा था फॉर्मूला, U बराबर QV। बच्चों अगर ये चीज रखी जाए यहाँ पर तो QE बराबर क्या होगा, माइनस ग्रेडियंट ऑफ QV, और इस Q से ये Q यहाँ कैंसिल हो जाएगा। एंड फाइनली आपके पास एक रिजल्ट निकल के आ गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल V। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल V। बच्चों इसी को ऐसे लिखा जाता है, E इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट V। ये ग्रेडियंट का सिंबल है बच्चों, इस तरह से उल्टा ट्राइंगल यहाँ पर इस तरह से दिखाया जाता है, इसको ग्रेडियंट का सिंबल रीड किया जाता है। तो E बराबर माइनस ग्रेडियंट ऑफ V, ऐसा भी आपको लिखा हुआ ये दिख सकता है। और सबसे मेन बात ये इंडिकेट क्या कर रहा है, ये इंडिकेट ये कर रहा है कि सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल thus V decreases, यानी पोटेंशियल डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों ये बात हम बहुत टाइम से कहते चले आ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है। आज उस चीज को हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है कि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ग्रेडियंट है पोटेंशियल V का, इसका मतलब पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और बच्चों इसी का सबसे सिंपल फॉर्म आप लिख सकते हैं, E बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। ग्रेडियंट वाली बात है, अभी मैं 2 मिनट में इसको समझाता हूँ। E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, इसी से आपने इंटीग्रेट करते हुए अभी इंटीग्रेशन डी वी बराबर माइनस ई डॉट डी आर निकाला था। बच्चों पहली बात तो ये बात समझना भी बहुत मुश्किल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ग्रेडियंट है पोटेंशियल का, इसका मतलब पोटेंशियल घटता है E की डायरेक्शन में। ये बात कहाँ से समझ में आई? अभी 2 मिनट बाद मैं आपको बताऊंगा। ग्रेडियंट का मतलब भी होता है रेट ऑफ चेंज विद डिस्टेंस, पर अभी मैं आपको ये समझाता हूं। अगर E बराबर माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा आर है तो मैं इस चीज को ऐसे इंटरप्रेट कर रहा हूं, सपोज ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें 2 पॉइंट्स हैं A और B, और आप यहां से यहां तक डेल्टा आर डिस्टेंस से मान लीजिए चले गए। डेल्टा आर मैंने दिखा दिया है, डी आर को डेल्टा आर कह देता हूं। अच्छा बच्चों A से B जाने पर जब आप डेल्टा आर गए तो आप ये कह रहे हैं कि जो डेल्टा V है वो आपका नेगेटिव निकल के आ रहा है, यही तो इससे रीड हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डेल्टा आर डिस्टेंस पर जाने पर आपका डेल्टा बी क्या आ रहा है, नेगेटिव। बच्चों मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डेल्टा आर डिस्टेंस पर जाने पर डेल्टा बी अगर नेगेटिव आ रहा है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका वी बी माइनस वी ए क्या आ रहा है, नेगेटिव। और बच्चों वी बी माइनस वी ए अगर नेगेटिव आ रहा है तो 100% इसका मतलब बी का पोटेंशियल ए से कम है। तो यानी किसका पोटेंशियल ज्यादा हुआ, ए का पोटेंशियल ज्यादा हुआ, बी का पोटेंशियल कम हुआ। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाती है। तो ये E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर से हमने समझा दिया बच्चों। और इसीलिए जब हमने अभी पोटेंशियल डिफरेंस के क्वेश्चन किए थे तो वहां मैंने आपसे कहा था कि इंटीग्रेशन डी वी बराबर माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी आर जब आप करते हैं तो डी आर की डायरेक्शन E की डायरेक्शन लेते हैं। कारण आप समझ पा रहे होंगे, यहीं से वो चीज आ रही है। डी आर हमेशा किधर लेते हैं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट है तो डी आर वेक्टर हम हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हैं। चलो बच्चों हाल फिलहाल यहाँ से जो बातें हमें दिमाग में फिट बिठानी थी, एक तो वो ये फॉर्मूला है और दूसरा ये रिजल्ट है कि यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है, तो इसका उल्टा होगा कि यानी फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ेगा। और मैंने आपको पहले बताया था कि यानी फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इन द डायरेक्शन घटता है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन बढ़ता है, तो परपेंडिकुलर के लिए कोई बात नहीं है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। और बच्चों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने आपको बोला था इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस लोकेटेड होते हैं। तो अब वही एक क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आपको दिख रहा होगा, इसमें 4 पॉइंट है A B C D।
आपसे पूछा जाए बताइए पोटेंशियल का ऑर्डर क्या होगा, तो बच्चों फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, हाईएस्ट पोटेंशियल किसका होगा, ए का, ये हाई पोटेंशियल पॉइंट है। अच्छा, अब उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे फील्ड की डायरेक्शन में तो नेक्स्ट पोटेंशियल किसका आएगा, बी का। पर बच्चों बी और डी का पोटेंशियल बराबर होगा, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे ये क्या एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहा जा सकता है। आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल सेम रहता है, तो ए से कम पोटेंशियल बी का था, पर जितना बी का पोटेंशियल है उतना डी का पोटेंशियल होगा, और सबसे कम पोटेंशियल लोवेस्ट पोटेंशियल यहाँ किसका होगा, सी का। तो ऑर्डर क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे ज्यादा पोटेंशियल ए, फिर उसके बाद बी और डी का पोटेंशियल बराबर, और सबसे कम पोटेंशियल हो जाएगा सी का। बहुत सिंपल अप्रोच है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है। अब आगे बात करते हैं बच्चों इस पर बेस्ड। नोट का फर्स्ट पॉइंट, ग्रेडियंट। बच्चों अभी अभी ग्रेडियंट वर्ड का इस्तेमाल हुआ था। ग्रेडियंट का मीनिंग आपको बता देता हूं। ग्रेडियंट आप पहली बार नहीं सुन रहे शब्द, आपने सुना होगा। ग्रेडियंट का एक सिंपल मीनिंग होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज विद डिस्टेंस। आपने बहुत जगह इसका नाम सुना होगा, लाइक विस्कोसिटी में आपने वेलोसिटी का ग्रेडियंट निकाला होगा, कहीं आपने प्रेशर का ग्रेडियंट निकाला है। तो ग्रेडियंट का सिंपल मीनिंग क्या होता है, रेट ऑफ चेंज विद डिस्टेंस। इसीलिए डीवी बाई डी आर को क्या कहा जाएगा, पोटेंशियल का ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, यही बात हम कह रहे थे। पर अब आगे की बात इधर सुनिएगा, जो आपने ग्रेडियंट का सिंबल बनाया था, ये वाला अभी मैं आपको याद दिला देता हूं। ये जो हमने ग्रेडियंट ऑपरेटर का सिंबल बनाया था, तो कार्टेशियन फॉर्म में इसकी वैल्यू लिखी जाती है बच्चों डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप। ये इसकी वैल्यू होती है कार्टेशियन फॉर्म में। जब मैं आपको डाइपोल का पोटेंशियल बताऊंगा, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊंगा, तब आपको बताया जाएगा कि एक इसका पोलर फॉर्म का फॉर्मूला भी होता है। पर अभी कार्टेशियन फॉर्म में मैं आपको बता दूं, ये जो ग्रेडियंट ऑपरेटर है, ऑपरेटर क्लियर करें बच्चों पहले तो। ऑपरेटर मतलब सर्टेन जो भी उनका ऑपरेशन है वो परफॉर्म करते हैं। जैसे प्लस माइनस क्या है, ऑपरेटर्स है। आपने दो नंबर्स के बीच में प्लस लगा दिया तो वो उनको ऐड करेगा, माइनस लगा दिया तो वो उनको सब्ट्रैक्ट करेगा। ऐसे डी बाई डी एक्स जो आप बनाते हैं तो वो भी क्या, एक ऑपरेटर है, वो फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ऐसे ही इस ग्रेडियंट ऑपरेटर का फॉर्मूला होता है डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप। अब बच्चों क्योंकि E बराबर माइनस ग्रेडियंट ऑफ V आपने लिखा था, तो ये वैल्यू जब आप यहां रखेंगे, इस चीज से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस डेल V बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल V बाय डेल वाई जी कैप एंड माइनस डेल V बाय डेल जेड के कैप। बच्चों खतरनाक फॉर्मूला है, अच्छे से रट के रखना है। E बराबर माइनस डेल V बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल V बाय डेल वाई जी कैप माइनस डेल V बाय डेल जेड के कैप। अच्छा बच्चों ये जरूरी भी था, इधर देखिए, वरना आपने देखा मैंने इधर LHS में वेक्टर लगा रखा था, RHS में इधर स्केलर लिखा है। वेक्टर इक्वल टू स्केलर कैसे लिख दोगे आप, तो ऑब्वियस ही बात है ये ग्रेडियंट ऑपरेटर खुद एक वेक्टर ऑपरेटर बन गया। तो अब हमारा दोनों तरफ बैलेंस हो गया है टर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एक्सप्रेशन ये निकल के आ गया। बच्चों अब आगे की बात सुनना। जनरल कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाता है EX आई कैप प्लस EY जे कैप प्लस EZ के कैप, तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं इसको इस वाले से कंपेयर करूं तो EX की जगह आपको क्या लिखा हुआ दिखेगा, माइनस डेल V बाय डेल एक्स। इसी तरह से अगर आप EY को कंपेयर करेंगे पीछे वाले से, ये देखिए, तो EY की जगह क्या लिखा हुआ दिखेगा, माइनस डेल V बाय डेल वाई, और EZ की जगह आप अभी देख पा रहे होंगे माइनस डेल V बाय डेल Z लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट आपको इस एक्सप्रेशन से मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये डेल डेल क्या है उसको मैं आपको समझा देता हूं। डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल एक्स का मतलब होता है बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि जब आप फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो आपको y और z को भूल जाना है, आप उन्हें एक सिंपल कांस्टेंट नंबर की तरह ट्रीट करेंगे। डेल बाय डेल एक्स का मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग y एंड z कांस्टेंट। सिमिलरली डेल बाय डेल y का मतलब होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x और z पूरी तरह से क्या मानेंगे बच्चों, कांस्टेंट। एंड सिमिलरली डेल बाय डेल z जो आप लिखेंगे दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू z, और इस समय x और y क्या होंगे, कांस्टेंट। बच्चों सब बातें मैंने आपको बता दी है, मगर ये पढ़ते ही बहुत भयंकर सदमा लगता है हमारे दिमाग को कि यार ये कौन सी जापानी भाषा का फॉर्मूला आ गया, ये डेल बाय डेल एक्स क्या है, ये बीमारी क्या है। इस बीमारी का मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समाधान बताता हूँ, चक्कर क्या है मैं आपको यहाँ क्लियर करता हूँ। बच्चों अभी तक जो हम
रेट मेजर करने के लिए एक्सप्रेशन यूज करते थे वो क्या था, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को आप क्या कहते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अच्छा बच्चों क्या होता है, ये केवल दो क्वांटिटीज को आपस में रिलेट कर पाता है, या आप यूं कह सकते हैं कि 2D में कोई वेरिएशंस हो रहे होते हैं तो वहां हमारा नॉर्मल डेरिवेटिव काम कर जाता है, मगर 3D में अगर कोई वेरिएशन कर रहा है तो फिर उसको हम कैसे मेजर करें। तो मैं इसके लिए एक आपको उदाहरण देता हूं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सपोज जैसे मान लेते हैं इस तरह से, आपने डीजे के फ्लोर पर एक स्मोक मशीन देखी होगी, शादी ब्याह में पार्टी में डीजे वगैरह लगाते हैं। बच्चों स्मोक का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ, मैं हवा का एग्जाम्पल भी ले सकता था, मगर हवा आपको दिखेगी नहीं, विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, तो आप उसको फील नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैं धुएं का एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज किसी पार्टी में डीजे फ्लोर पर एक स्मोक मशीन लगी हुई है, ये उसका ओरिजिन है बच्चों, यहाँ पर ये मशीन इस तरह से लगी हुई है। एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा इसको समझ लें, बाकी तो मेरा काम वैसे भी चल जाएगा, फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया, पर थोड़ा आपको फील आ जाए इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहा हूँ बच्चों। अब सपोज ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, एंड आपने इससे किसी समय स्मोक रिलीज किया। बच्चों अब एक बात बताओ, इसका जो स्मोक होगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा, x डायरेक्शन में जाएगा, y डायरेक्शन में जाएगा, या z डायरेक्शन में जाएगा। तो शायद आपका जवाब होगा तीनों डायरेक्शंस में जाएगा, क्योंकि 3D स्पेस में फैल रहा है। तो ये देखो बच्चों, इसका धुआं जो होगा वो इस तरह से 3D स्पेस में चारों तरफ फैल रहा होगा। अब अगर हमें 3D स्पेस में होने वाले किसी वेरिएशन को ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, तीन ऑब्जर्वर को लेकर आएंगे। पहला ऑब्जर्वर हमारा चिंटू ऑब्जर्वर, इसको हमने x एक्सिस पे बिठा दिया। चिंटू को क्या बोला, भैया तू x एक्सिस पे नजर रखना, तुझे x की तरफ नजर रखनी है, y z तेरा काम नहीं है, इधर ना दिखे। तो ये x की तरफ नजर रख के बैठ गया, इसको हमने उधर की तरफ दिखा दिया। फिर हमने एक और ऑब्जर्वर को बुला लिया, तो चिंटू के बाद बिट्टू को बुला लिया। ये लो भाई बिट्टू ऑब्जर्वर हमने दिखा दिया, ये मैंने बिट्टू ऑब्जर्वर इधर दिखा दिया। बिट्टू को कहाँ की जिम्मेदारी दे दी बच्चों अपन ने, y एक्सिस की। तो y का चेंज ऑब्जर्व कर, x और z तेरा लेना देना नहीं है। और अब इसी तरह से z एक्सिस पे निगरानी करने के लिए हमने चिंटू के भाई को यहाँ पे बिठा दिया, इसको सिंटू बोल देते हैं। सिंटू को कहाँ का काम दे दिया हमने, z एक्सिस का, कि भाई तू z एक्सिस का ऑब्जर्व करना। अब बच्चों जैसे ही धुआं रिलीज होगा सबसे पहले फोन करेंगे चिंटू को कि भाई चिंटू बताओ धुएं की x एक्सिस पर फैलने की रेट क्या है। तो वो क्या कहेगा, डेल बाई डेल एक्स आई कैप। धुआं x डायरेक्शन में किस रेट से फैल रहा है, डेल बाई डेल एक्स से। और आपने चिंटू से कहा कि और y और z के बारे में बताओ, तो चिंटू ने क्या कहा, y z में नहीं जानता, मेरे लिए वो कांस्टेंट है, क्योंकि आपने मुझे x की जिम्मेदारी दी थी। सही बात है, अगर y z बता देगा चिंटू, इसका मतलब वो बेईमानी कर रहा है, उसको टारगेट क्या दिया हुआ है हमने, x का रेट ऑफ चेंज ऑब्जर्व करना। तो चिंटू ने हमें x डायरेक्शन की रेट ऑफ चेंज क्या बताई बच्चों, डेल बाय डेल एक्स के बराबर, कि धुआं यहाँ डेल धुआं बाय डेल एक्स के रेट से चेंज कर रहा है। फिर बिट्टू को फोन किया हमने कि भाई बताओ y एक्सिस पे धुआं किस रेट से फैल रहा है। तो बिट्टू ने हमें क्या रेट बता दी इधर की, डेल बाय डेल वाई, डेल धुआं बाय डेल वाई की रेट से y एक्सिस के अलॉन्ग वेरिएशन हो रहा है। बिट्टू से पूछा x और z के बारे में कुछ बताओ, उसने कहा मुझे नहीं पता, कांस्टेंट है, मैं उधर नहीं देख रहा। सही बात है, ये अपना काम कर रहा है। और ऐसे जब आपने सिंटू से पूछा कि बताओ धुआं z एक्सिस पर किस रेट से फैल रहा है, तो सिंटू ने क्या बताया, डेल बाय डेल z की रेट से, मतलब डेल धुआं बाय डेल z की रेट से ये धुआं z एक्सिस पर फैल रहा है। आपने कहा x और y के बारे में कुछ पता है, उसने कहा नहीं पता। तो बच्चों कुल मिला के मैं आपको बताता हूं, अगर 2D में प्लेन में हम क्वांटिटीज के वेरिएशन ऑब्जर्व कर रहे होते तो हमारा नॉर्मल डेरिवेटिव काम कर जाता, पर जब हम 3D स्पेस में क्वांटिटीज के वेरिएशंस को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें स्पेशल ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है, और वो स्पेशल ऑपरेटर यहाँ क्या कहलाता है, ग्रेडियंट। और बच्चों देखो ये भी ये चीज बता रहा है, ग्रेडियंट क्या बता रहा है, डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप। इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज इन एक्स डायरेक्शन साइमल्टेनियसली रेट ऑफ चेंज इन y डायरेक्शन साइमल्टेनियसली रेट ऑफ चेंज इन z डायरेक्शन। अगर हमने इन तीनों से डेटा ले लिया x y z एक्सिस का, तो अब हम तीनों को कंपाइल करके एक साथ क्या बता सकते हैं कि धुएं के फैलने का रेट क्या है, x डायरेक्शन में डेल बाय डेल x, y डायरेक्शन में डेल बाय डेल y और z डायरेक्शन में डेल बाय डेल z। तो बच्चों बस थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है कि इसीलिए 3D में देखो ये वही तो चीज बता रहा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट क्या होगा, पोटेंशियल का रेट ऑफ चेंज x डायरेक्शन में, पोटेंशियल का रेट ऑफ चेंज y डायरेक्शन में, पोटेंशियल का रेट ऑफ चेंज z डायरेक्शन में। एक साथ साइमल्टेनियसली अलग अलग एक्सिस के ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं
और 3D में वेरिएशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर इस स्पेशल ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों ये तो बेसिक्स आपको बताया है, बाकी आपको पता है अब हमें काम क्या करना है, ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है और पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है जैसा जैसा आपको यहाँ पर समझाया गया है। तो अब एक क्वेश्चन इस पर बेस देख लेते हैं बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पोटेंशियल V बराबर 8x² आपको दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन। बच्चों ध्यान रखिएगा कि अगर पोटेंशियल केवल x का फंक्शन है या पोटेंशियल केवल y का फंक्शन है या पोटेंशियल केवल z का फंक्शन है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वही कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट मिलेगा। यानी मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ x कोऑर्डिनेट मिलेगा, y और z यहाँ 0 होंगे क्योंकि पोटेंशियल केवल x पर डिपेंडेंट दिखा रखा है। पर अपन तो प्रोसेस करते हैं, हमारा प्रोसेस क्या, इधर सुनिएगा। अगर ये पोटेंशियल का फंक्शन है तो Ex बराबर क्या होगा, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। अभी भी आपको बताया था, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स बोलो या केवल जब एक सिंगल वेरिएबल है तो आप इसको सिंपल डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो Ex बराबर क्या लिख दिया मैंने, माइनस डी वी बाई डी एक्स। आप तो x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर लो। बच्चों 8x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x² का 2x होगा। केवल डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 16x, और माइनस आगे लग रहा है बच्चों, ये माइनस बहुत गड़बड़ करता है, ये माइनस हम स्किप कर जाते हैं, इस माइनस का आपको ध्यान रखना है। अब सिमिलरली बच्चों Ey अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है x को कांस्टेंट मानते हुए। अगर x कांस्टेंट है डेल v बाई डेल y में तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, इसीलिए Ey क्या आ गया आपका 0। सिमिलरली अगर मैं डेल v बाई डेल z आपसे पूछ रहा हूं तो आपको z के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन जब करना है तो x को क्या मानना है, कांस्टेंट। अगर ये पूरा एक कांस्टेंट टर्म माना जाए तो डेल v बाई डेल z भी क्या हो जाएगा बच्चों, 0। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, Ey के नाम पर आपको क्या निकालना था बच्चों, माइनस डेल v बाई डेल y, तो ये भी क्या हो गया 0। Ez के नाम पे आपको क्या निकालना था, माइनस डेल v बाई डेल z, तो ये भी क्या हो गया है 0। क्योंकि जब हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे, जब हम z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तब भी x को कांस्टेंट मानेंगे, एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। अब बच्चों क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या था, Ex i कैप प्लस Ey j कैप प्लस Ez k कैप, तो अब इसमें लाकर Ex Ey Ez की वैल्यू रख दीजिए। Ey Ez तो 0 है, तो आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड का i कैप j कैप एंड k कैप कंपोनेंट जो है वो 0 हो जाएंगे, केवल i कैप बचेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया बच्चों यहाँ से, माइनस 16x i कैप, और या फिर आप इस माइनस को i कैप के साथ भेज देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आ गया बच्चों आपका, 16x माइनस आई कैप। यानी दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 16x एंड द डायरेक्शन इज माइनस आई कैप, यानी दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एक्टिंग इन द नेगेटिव x डायरेक्शन। तो आपने देखा बहुत सिंपल प्रोसेस था। अगर एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन हो पोटेंशियल तो क्वेश्चन बहुत आसानी से ऐसे किया जा सकता है। पर बच्चों अब जो अगला क्वेश्चन आप यहाँ देखने जा रहे हैं ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन है बच्चों, कंपटीशन में पहले कई सालों तक लगातार इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं एक ही एग्जांपल लेता हूं, बाकी आप देखेंगे मॉड्यूल में भी आपको इसके जैसे कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इस क्वेश्चन को मैं आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए पहले, फिर आराम से आप इसको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, मगर पहले एक बार पूरा क्वेश्चन हमें समझना है। इस बार पोटेंशियल बड़ा भारी सा फंक्शन है। पोटेंशियल का फंक्शन दे रखा है x² माइनस वाई जेड क्यूब माइनस 3x² yz, और फिर आपको बताना है फाइंड फोर्स ऑन चार्ज 2 कूलम प्लेस्ड एट पॉइंट 1,1,1। अच्छा बच्चों मैं अब इसके ऑप्शंस नहीं दे रहा। मान लीजिए फोर्स के ऑप्शन मैग्नीट्यूड में है तो आपको F इक्वल टू क्यू ई करना है। कुल मिला के जब आप इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। मान लीजिए फोर्स के वेक्टर ऑप्शन दे रखे हैं तो हमें F वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर करना है, यानी एनी हाउ मुझे पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना ही पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ध्यान से इधर सुनिएगा बच्चों। इस बार पोटेंशियल एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है, यानी आपको Ex भी मिलेगा, Ey भी मिलेगा, Ez भी मिलेगा। बच्चों सबसे पहला काम शुरू करते हैं Ex। बिल्कुल जैसे मैं लिखता हूं वैसे ही आपको प्रोसेस करना होता है। Ex बराबर माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, वेयर डेल वी बाई डेल एक्स इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x, और y और z क्या मानने इस समय, कांस्टेंट। तो बच्चों इधर देखना, बिल्कुल ये माइनस की गलती ना करें बच्चों, इसीलिए माइनस पहले बाहर करें फिर डिफरेंशिएशन करें। अब आपको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो बच्चों इधर देखना, y एज अ कांस्टेंट बाहर, x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x,
वाई जेड क्यूब में एक्स का कोई टर्म नहीं है, तो ये पूरा कांस्टेंट मानेंगे ना जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ गया 0। ऐसे ही 3x² वाई जेड में से 3yz तो कांस्टेंट के रूप में बाहर, x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों 2x। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 2xy बनेगा, ये आपका 6xyz बनेगा, और ये माइनस अंदर मैंने भेज दिया है तो ये माइनस यहाँ आ गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट निकल के आ गया है। Ex इक्वल टू -2xy प्लस 6xyz, ये Ex निकाल लिया। फिर से मौका है बच्चों सब बातें समझने का। अब Ey निकालना है। Ey इज -∂v/∂y, यानी इस बार y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और x और z को क्या मानेंगे कांस्टेंट। बच्चों माइनस बाहर, इस फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको x और z कांस्टेंट मानना है। तो बच्चों पहला टर्म देखना, x² एज अ कांस्टेंट बाहर, y का डिफरेंशिएशन 1। दूसरे वाले में z³ एज अ कांस्टेंट बाहर, y का डिफरेंशिएशन 1। तीसरे वाले में -3x² z एज अ कांस्टेंट बाहर एंड y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। बच्चों माइनस को अंदर भेज दीजिए, इसको रीअरेंज कर लेंगे तो -x² प्लस के z³ एंड प्लस के 3x² z, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट निकल के आ गया है। सिमिलरली बच्चों Ez निकालना है। Ez इज -∂v/∂z, माइनस बाहर, पूरे फंक्शन को z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, x और y को कांस्टेंट मानना है। तो इधर सुनिएगा बच्चों, x और y कांस्टेंट माने हैं तो इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन 0, यहाँ y एज अ कांस्टेंट बाहर और z³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3z²। फिर इस वाले में से -3x² बाहर और z का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। बच्चों माइनस अंदर भेजेंगे तो ये टर्म क्या बन जाएगा 3yz² प्लस 3x²y, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट निकल के आ गया। बच्चों Ex, Ey, Ez आपने निकाल लिए तो आपका काम इसमें आधे से ज्यादा खत्म है। अब आगे क्या करना है इधर देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है Ex प्लस Ey प्लस Ez, तो जो आपने Ex, Ey, Ez की वैल्यू वहां पे लिखी थी उसको यहाँ पे लाके रख देते हैं बच्चों, और उसके बेसिस पे आप देख पाएंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना निकल के आ जाएगा। मैं इस तरह से दिखा देता हूं, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया है 6xyz माइनस 2xy, ये बच्चों यहां से वैल्यू उठाइए, ये 6xyz माइनस 2xy, देन 3x² प्लस z³ माइनस x² ये यहां से उठाया है 3x² प्लस z³ माइनस x², और तीसरी वैल्यू हमने Ez से उठाई है, ये रही 3yz² प्लस 3x²y, उसी को वहां पे लिख दिया है k। बच्चों ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया है किसी जनरल पॉइंट x, y, z के लिए। क्वेश्चन में आपसे स्पेसिफिकली बोला है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे निकालना है 1,1,1 पर। इलेक्ट्रिक फील्ड 1,1,1 पे निकालेंगे तो आप इस पूरे एक्सप्रेशन में हर जगह x, y, z की जगह क्या रखेंगे 1, 1, 1। तो बच्चों 1, 1, 1 रखेंगे तो यहां से आप देख लीजिए पॉइंट P पर, अब हम पर्टिकुलर पॉइंट P की बात कर रहे हैं, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से क्या हो जाएगा 4i, यहां से 3 + 1 - 1 तो ये कितना बन जाएगा 3j, और लास्ट वाले से प्लस के 6k। ये बच्चों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया पॉइंट P पर वेक्टर फॉर्म में। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यहाँ करेंगे, और यहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा बच्चों √61 न्यूटन पर कूलम। अब मान लीजिए आपको फोर्स बतानी है यहाँ किसी चार्ज पर, तो F = QE का फॉर्मूला लगा देते हैं। 2 कूलम का चार्ज कहाँ रखा है पॉइंट 1,1,1 पर, तो F = QE लगाएंगे। चार्ज Q की जगह 2 कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह √61, तो आपका फोर्स कितना निकल के आ गया बच्चों 2√61 न्यूटन के बराबर। ये आपका आंसर आ गया है। अभी आपको यही आंसर यहाँ पर देना था, पर मान लीजिए फोर्स के वेक्टर ऑप्शन दे रखे तो हम वो भी कर सकते हैं। F वेक्टर बराबर QE वेक्टर, 2 कूलम चार्ज पॉजिटिव है इसलिए साइन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह ये वैल्यू रख देंगे 4i प्लस 3j प्लस 6k। बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स का वेक्टर एक्सप्रेशन क्या बनेगा 8i प्लस 6j प्लस 12k, ये फोर्स निकल के आएगी। और अगर आप चाहें तो यहाँ से मैग्नीट्यूड निकाल के भी देख सकते हैं। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ से निकालेंगे तो √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 2√61 न्यूटन के बराबर ही। वही का वही क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से वैसे कर सकते हैं। आपने देखा ये प्रोसेस आना चाहिए बच्चों, डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक्स का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और जैसा क्वेश्चन आपसे पूछे, ज़्यादातर क्वेश्चन या तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ के रुक जाते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछ के रुक जाते हैं। ये अपन ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया
जिसमें उस पॉइंट पर चार्ज को रखकर फोर्स भी निकाला गया है। तो प्रोसेस आप अच्छे से क्लियर रखें बच्चों। एक क्वेश्चन और इस पर बेस यहां देख लेते हैं। V और X के बीच में आपको ग्राफ दे रखा है, 4 रीजन इसमें दिखा रखे हैं, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4। पोटेंशियल का X के साथ वेरिएशन आपको दिखा रखा है। क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। बच्चों इधर सुनिएगा, अभी अभी हमने एक जगह ये फॉर्मूला पढ़ा भी था, देखा भी था। Ex बराबर आपने क्या लिखा था, माइनस dV बाय dx। Ex बराबर माइनस डेल वी बाय डेल एक्स या माइनस dV बाय dx। तो बच्चों अगर Ex बराबर माइनस dV बाई dx होता है तो आप इसको कह सकते हैं कि Ex इज माइनस स्लोप ऑफ Vx कर्व। Vx कर्व का जो स्लोप होता है उसका नेगेटिव वैल्यू आपको Ex कंपोनेंट बताता है। अब बच्चों यानी कुल मिला के मुझे इस Vx ग्राफ में स्लोप देखना है। सबसे पहले रीजन नंबर 1 एंड रीजन नंबर 4 को आप ऑब्जर्व करिए। रीजन नंबर 1 एंड रीजन नंबर 4, इन दोनों में स्लोप क्या है, 0। यानी इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब बचे 2 और 3। बच्चों अभी आप अगर Ex मान लीजिए नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब होगा, फिजिकल क्वांटिटी नेगेटिव होने का मतलब यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो नेगेटिव का मतलब सिर्फ क्या होगा, डायरेक्शन। तो अगर मैं यहाँ इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहा हूँ तो मुझे स्लोप के केवल मैग्नीट्यूड देखना। और बच्चों मैग्नीट्यूड में अगर बात करी जाए तो स्लोप सेकंड रीजन का थर्ड वाले से ज्यादा है। आप ढलान देखिए, ढलान जिसको कहते हैं, फिसल पट्टी का ढलान इधर और इधर कंपेयर करेंगे तो सेकंड वाले रीजन में ढलान ज्यादा है, थर्ड वाले रीजन में ढलान कम है। तो अगर मॉड m2 वेयर m इज द स्लोप, स्लोप का सिंबल होता है बच्चों ये, अगर मॉड m2 ग्रेटर देन मॉड m3 है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कहां पर ज्यादा होगा, सेकंड वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और थर्ड वाले रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड उससे कम होगा। तो बच्चों आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, इन विच रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, तो हम समझ गए रीजन नंबर 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। ऑर्डर भी पूछा जाता तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, फिर E3 है और उससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे E1 E4 क्योंकि वो 0 है। और बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको यहाँ पर नंबर सिस्टम फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अच्छा बच्चों एक और बात सुनना अब आगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर Ex आई कैप होता है, मान लीजिए Vx ग्राफ दे रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब केवल और केवल x का फंक्शन यहाँ पे आपको पोटेंशियल में दे रखा है यानी केवल Ex कंपोनेंट मौजूद होगा। अगर Ex की जगह मैं माइनस dV बाई dx लिख देता हूँ तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, E वेक्टर बराबर माइनस dV बाई dx आई कैप, वेयर dV बाई dx इज द स्लोप ऑफ Vx कर्व। अब बच्चों इधर ध्यान से देखना, सेकंड वाले रीजन में अगर मैं स्लोप की बात करूं तो आपको दिख रहा होगा ये कैसा स्लोप है, दिस इज अ पॉजिटिव स्लोप। बच्चों इस पॉजिटिव स्लोप की वैल्यू कुछ कांस्टेंट अल्फा मान लेते हैं, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, इसका स्लोप अपन ने कांस्टेंट अल्फा मान लिया। तो यहाँ माइनस की जगह माइनस, dV बाई dx की जगह प्लस अल्फा और आई कैप की जगह आई कैप लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा माइनस आई कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो होगा कुछ अल्फा एंड डायरेक्शन क्या आ रही है, माइनस आई कैप, यानी इस रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस आई कैप डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा। ये मैंने E2 दिखा दिया है। सिमिलरली बच्चों E3 की बात करी जाए तो थर्ड वाले रीजन का स्लोप क्या है, नेगेटिव, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट है, नेगेटिव है। इस कांस्टेंट नेगेटिव स्लोप को मैं माइनस बीटा दिखा देता हूं। अब बच्चों देखना माइनस माइनस प्लस, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, बीटा प्लस आई कैप, यानी कुल मिला के इस रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस आई कैप डायरेक्शन में। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस आई कैप डायरेक्शन में होता है तो आपका Vx ग्राफ हमेशा नेगेटिव स्लोप की लाइन बनेगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका माइनस आई कैप डायरेक्शन में है तो आपका Vx ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव लाइन का बनेगा। इसका कारण बहुत ऑब्वियस है बच्चों, इधर देखना, ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। हमें क्या दिखाना था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होना चाहिए, ये देखो यहां से यहां पोटेंशियल कम हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और अगर मैं इधर भी ऐसे बना देता तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ रहा होता। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इधर होगा तो अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलिए, पोटेंशियल की वैल्यू आपको कम होती नजर आ रही है। और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि E बराबर माइनस dV बाई dr होता है बच्चों, अभी भी कंडक्टर में अपने ये बात करी थी, और कहीं पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो वहां पर पोटेंशियल क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो आपने देखा रीजन नंबर 1 और 4 में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, नेगेटिव स्लोप का Vx ग्राफ है तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस आई कैप में होगा, एंड पॉजिटिव स्लोप का Vx ग्राफ है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस आई कैप में होगा। इसलिए मैंने यहाँ मॉड कंपेयर किए थे बच्चों, क्योंकि जो माइनस प्लस के साइन है वो केवल Ex की डायरेक्शन को डिसाइड कर रहे थे।
तो ये सब बातें हमें बच्चों ध्यान में रखनी है और इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। डिफरेंशिएशन अपना बहुत अच्छा क्लियर रखें आप, और बेसिक डिफरेंशिएशन करते हुए आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं।